जितने भी हमारे देखने वाले हैं वार्म वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ट्रेंड सेटर्स सीजन 2 मेरे साथ रमन सियान के साथ इंस्टाग्राम पे। जैसे आप सबको मालूम है भाई कि हर एक मुलाकात में कोई ना कोई ख़ास शख्सियत या कोई ख़ास गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जितने भी आर्टिस्ट मैं लेकर आता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे संगीत की दुनिया में जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, टैलेंटेड लोग जो होते हैं, उनको मैं लेकर आऊं, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो हर एक आर्टिस्ट की होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, पर कई उस चक्कर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं। तो मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ अपने हिसाब से जब मैं कोई आर्टिस्ट या कोई स्पेशल गेस्ट में लेकर आता हूँ। पर आज के बड़े खास गेस्ट हैं जी, क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, the land of colors and famously known by the land of kings as well, क्योंकि जयपुर और अलवर की बात करें तो भाई वहाँ की इमारतें बड़ी कमाल की हैं, वहाँ का खाना बड़ा कमाल है, और साथ में वहाँ का संगीत भी बड़ा कमाल है भाई। सो आज की जो खास गेस्ट है जी, very inspiring poetess, writer, speaker and a woman of many talents, right? यचना फासिल जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी बहुत धन्यवाद। आप इंट्रोडक्शन कैसे लगा? कुछ मुझे लगता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करती, आपने थोड़ा सा मुझे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया। मैं एक आम सी महिला हूँ। वो थोड़ा सा ना गेस्ट को थोड़ा सा पंप देना पड़ता है, क्योंकि तभी बातें निकलती हैं। सो यचना जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। अगर बात करें आपके बारे, थोड़ा सा बताएं, ये शायरी, शेरो शायरी का इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, थोड़ा ये बताएं हमें, हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार सबको। मैं याचना फासल, जयपुर राजस्थान से। और शेरो शायरी मुझे नहीं पता वाकई में कि मैं कब से जुड़ी शेरो शायरी से। मुझे याद जब मैंने अभी भी मुझे याद है कि मैं शायद 10th में थी, तब मैंने अपनी एक फ्रेंड को एक पोएट्री लिख के गिफ्ट की थी, और वो उसने अभी तक संभाल के रखी हुई है, जो मुझे अभी भेजती है जब वो देखती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ इस फील्ड में। तो वो कहती है कि देख, तूने तब लिख के दी थी मुझे, ये मेरे पास अभी भी है। तो मुझे वाकई में याद नहीं है कब पोएट्री से जुड़ी और कब से मैं इसके साथ मतलब ये मुझे लगता है कि शायद मेरी पैदाइश से ही मेरे अंदर है। वाह जी वाह। सो कहने का मतलब कि ये एक जैसे जिंदगी का ऐसा सबब बना कि मालूम ही नहीं कि रास्ता कैसे खुल गया पोएट्री की तरफ, बस एक गाड़ी चलती जा रही है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जब आप एक राइट ट्रैक पे होते हैं तो आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, हर जगह से आपको सपोर्ट मिलता है जब आप एक सही रास्ते पे होते हैं। तो पोएट्री में ऐसा ही रहा है। जैसे ही मैं पोएट्री पे मैंने एक कदम बढ़ाया, तो मुझे 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, और मैं इसलिए यहाँ पर आज आपके सामने बैठी हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। क्योंकि अक्सर ना आपका मैं इंस्टाग्राम काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आप काफ़ी सारे रील्स भी, आप एक काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। सो दिखता है, क्योंकि लोग असल में ना आजकल की जो जनरेशन है, उनके लिए ये माध्यम, ये मीडियम बड़ा इजी हो गया है अच्छा खजाना ढूंढना, इंटरेक्ट करना। जो अच्छे लोग जो राइटिंग अच्छी लिखते हैं, पोइट्री अच्छी लिखते हैं, बहुत दायरा बढ़ गया है जो हम सोशल मीडिया देखते हैं। एज एन इंस्पिरेशन आप किसको देखती हैं एज पोइट्री? अगर पोइट्री की बात करें, इंस्पिरेशन कौन से शायरों को आपने सुना है? हु हैव यू बीन वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम? मेरे जो वन ऑफ माय फेवरेट पोएट जो शायर हैं वो अहमद फराज सर हैं। मैंने उनकी बहुत बुक्स पढ़ी है, उनकी गजलें मैंने बहुत पढ़ी है, और सुना है। लोग उसे आंख भर के देखते हैं। मेरी फेवरेट गजल है जो मैं कभी भी सुन सकती हूँ। नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने बहुत सुना है। उनकी कव्वालियां मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली तुम्हें गुजरक धंधा हो, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं मतलब उसको नॉन स्टॉप सुन सकती हूँ। जब भी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मेरा फेवरेट ट्रैक होता है, उसको लगाओ और फिर आप चलते हैं। तो ऐसे नुसरत फतेह अली खान तो देखो जी, नुसरत फतेह अली खान साहब तो मेरा ख्याल हर एक
हर एक इंसान की फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उनकी जो गायकी का अंदाज था। अक्सर क्या कहते हैं लोग कि भाई यार इतना उनका जो अगर कह सकते हैं उनकी जो अपीयरेंस थी या उनकी प्रेजेंटेशन थी या उनकी पर्सनैलिटी, और अंदर से वो इतनी ऊंची पिच पे आवाज उनकी, नेक्स्ट लेवल के आर्टिस्ट थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो नुसरत फतेह अली खान साहब की आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं भी उनका बड़ा फैन रह चुका हूँ। उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो कव्वाली है, इस नेक्स्ट लेवल आता है। मेरा ख्याल नहीं कि कोई उनके लेवल तक पहुंच सका है आज तक। हाँ, अभी तक तो नहीं। हाँ तो ऐसे बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। नाम और भी हैं, आज के टाइम पर भी हैं, और मुझे लगता है कि वो मेरे गुरु नहीं है, वो मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और मुझे आगे बढ़ा बहुत सारे लोग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जी कि टैलेंट इतना बेशुमार है दुनिया में जी बिल्कुल। कि कई लोग ऐसे हैं कि जैसे अब बात करें जो आपकी जो रीसेंट जो गज़ल आपने लिखी है बड़ी कमाल की, मैं बड़ी पसंद आई है मुझे, धनक जो लिखी है आपने। जी जी जी। इसके बारे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज की जो मुलाकात है इस गज़ल के बारे ही है मेनली, क्योंकि बड़ा अच्छा आपने कॉन्सेप्ट लिखा है। थोड़ा सा बताएं ये कैसे आपका इंटरेस्ट बना, ये कैसे ये गज़ल साउंड ट्रैक बनी, ये थोड़ा सा हमें बताएं। मोहम्मद वकील साहब बहुत बहुत ही उम्दा इंसान है, बहुत उम्दा इंसान है। मैं उन्हें एफबी के थ्रू ही जुड़ी। मैं एक्चुअली जितने भी लोगों से जुड़ी हूँ, मैं सबको एफबी के थ्रू ही जुड़ी हूँ। और ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे सोशल मीडिया की, कि हम घर पर बैठे हुए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी दुनिया के बेहतरीन कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब मैं उनसे जुड़ी और मैंने एक शेर पोस्ट किया, इसी गजल का एक शेर अपने एफबी पर पोस्ट किया कि रात भर चांद में दिखती रही सूरत तेरी, फिर हमें याद वही गुजरे जमाने आए। तो हाय हाय हाय, जब ये शेर एफबी पर डाला तो उनका सब लोगों के कॉम्प्लीमेंट आए, बट उनका स्पेशली कॉल आया मेरे पास कि याचना जी ये मुझे पूरी गजल चाहिए, मैं इसको मतलब इसका कंपोजिशन करते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। तो ये वहां से हुआ। फिर मैंने कहा कि सर मैंने अभी वो सिर्फ एक शेर लिखा था, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने उसको शेर की शक्ल देके और उसको पोस्ट कर दिया। गजल भी लिखेंगे, फिर गजल लिखी गई, फिर उन्होंने मुझे ऐसा लगता है वाकई में, देखिए वो गजल ना बहुत ही नॉर्मल सी गजल है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने उसको गाया है और जिस मतलब तरीके का वो वीडियो बन गया है, वो इतना इमोशनल बन गया है कि उसने उस गजल को 4 चांद लगा दिए। अब वो गजल मतलब मेरी अकेले की नहीं रही, वो हमारी पूरी टीम की हो गई है। बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। ये सारा मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूंगी। गजल जरूर मेरी है, लिरिक्स मेरे हैं, लेकिन उन्होंने उसको 4 चांद लगा के उसको ऐसा परोसा है ना कि एक जो चीज निकल के आई है वो अनबिलीवेबल है। बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने उसको बनाया है। वाकई में अच्छी सही बात है आपकी, क्योंकि जिनका आप जिक्र करें मोहम्मद वकील जो बड़े कमाल के गायक हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं शायद आपको याद होगा कि वो सारेगामा 1998 में के विजेता थे, विनर थे जी जी। उस शो के। और तब से लेकर अब तक उनकी जो आवाज़ है वो तो काफ़ी अब मेलोडिक आवाज़ हो गई है, क्योंकि टाइम टू टाइम आवाज़ इम्प्रूव भी हो जाती है टाइम से। गायकी इम्प्रूव होती जा रही है धीरे धीरे, और भी बेहतरीन होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि उनका अंदाज भी बड़ा अलग है ना। जनरली जो उनका गायकी का अंदाज है ना, वेरी जैसे ना उनका अपना स्टाइल है, एक अपनी यूनिक आवाज है उनकी। ऐसे नहीं कि किसी की कॉपी करते हैं या किसी को इमिटेट करते हैं, बड़ा ओरिजिनल आवाज है उनकी। वैसे बिल्कुल 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 ओरिजिनल है। और अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि गजल सिंगर्स बहुत कम भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। गजल सिंगर्स बहुत कम भी है, और जो 2-4 हीरे हमारे पास है ना, हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी यही मैं जिक्र करने वाला था कि काफी कम है। क्योंकि पहले पंकज उधास जी होते थे, चलो गुलाम अली साहब हो गए, है ना, फिर तलत अजीज साहब हो गए, है ना। हाँ है ना, कि एक 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 ट्रेंड था एक टाइम में, एक वो जैसे जगजीत सिंह साहब हो गए, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो गजलें के स्पेशलाइज करते थे उस टाइम में।
चलो आज का ज़माना ऐसा हो गया कि मोर इन्फ्लुएंस हो गया है वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न म्यूज़िक का थोड़ा कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में। पर गज़ल की जो आप में एक खुद की एक जो स्टाइल है ना और जॉनर म्यूज़िक, वो मेरे ख्याल वो एक जॉनर जो बंदे को सुकून देता है मन में, बिल्कुल है ना? जो गज़लें होती हैं, जो उसकी जो वर्डिंग होती है लिरिक्स में, वो भी एक मेलोडिक रिदम बनता है सब। एक मूवी आई थी बावर्ची के नाम से, राजेश खन्ना जी की बड़ी अच्छी मूवी थी बावर्ची। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके अंदर एक डायलॉग था, उसका डायलॉग था कि ये जो गाने होते हैं लाइक आज के जो हम सुनते हैं आइटम सॉन्ग्स, ये फुलझड़ी हाँ ये फुलझड़ी एकदम से जलते हैं और बिल्कुल। रोशनी करते हैं और खत्म। लेकिन जो ये इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं ना, जो कि गजलें हैं और ये अगरबत्तियों की तरह होती है जो देर तक जिंदगियों में और हमारे जहनों में महकती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही बात है, बड़ी सही बात है, क्योंकि वो बात जो बेशक वो एक फिल्म का डायलॉग था, वो जिंदगी का एक हिस्सा ही है वो डायलॉग, क्योंकि वाकई जो डायलॉग उन्होंने बोला था वो वाकई ट्रू है, वो फैक्ट है वो। हाँ, आज के टाइम में आज के टाइम में जब हम देखते हैं आइटम सॉन्ग्स जितनी जल्दी से ग्रो करते हैं उतनी जल्दी से फिर वो डाउन भी चले जाते हैं, लेकिन गजलें ऐसी है कि आप जब भी उनको सुनो आप उनमें डूब जाते हो। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल एक गजल है जो सभी को याद होगा, जो हमारे देखने वाले हैं, फिल्म एक आई थी तुम बिन। हाँ, तो उसमें जगजीत साहब की कोई फरियाद एक गजल थी उनकी, जो मेरे ख्याल अब तक भी लोग सुन रहे हैं, और आई थिंक वो एक ट्रैक है, वो कभी भी मेरे ख्याल वो पुराना नहीं होगा, वो एवरग्रीन है, वो कभी नहीं होगा। वो जब आप सुनते हैं तब आप उसमें डूब जाते हैं और वो हमेशा ही आपको लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं उसे। हाँ हमेशा फील आता है कि आप उसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और जब आप उसका वीडियो देखते हैं, जब आप उसको महसूस करते हैं, तो वो आपको अंदर तक छूती है। तो गजलों की खासियत होती है बस की, और मुझे भी लगता है कि जो इमोशनल इंसान है वो गजलों से जल्दी कनेक्ट करता है। डेफिनेटली, ये तो बात ट्रू है, क्योंकि मेरे ख्याल वो जो गजलें होती हैं ना, वो जनरली भी वो जिंदगी का ही हिस्सा है, वो कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मेरे ख्याल हर एक बंदे के दिल को छूती है वो बात। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा इमोशन जो होते हैं वो हर एक बंदे के अंदर है, पर जो तरीका है इमोशन दिखाने का वो अलग है कई लोगों का, है ना? सो ये भी एक बात है। सो अगर बात करें यचना जी, जो आपकी पहली जो पोइम थी आपकी पहली, वो मैं क्या चंद लाइनें हमें सुनाई अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पुरानी यादें भी ताजा कर लें। बिल्कुल आप ताजा कीजिए। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब चीजों के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी हुई है और बहुत ढेरों कहानियां हैं। तो मैं लिखती थी, शुरू से लिखने का शौक था और मैं नज़्में लिखती थी, गजलें मैं लिखती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो गजलें नहीं थी, वो गजल का जैसा कुछ था जो मैं लिखती थी, बस अपने इमोशंस मैं लिखती थी, तो वो गजलें नहीं थी। तो मैं लिख रही थी और किसी ने मुझे बोला कि मैडम आप लिख रही हैं और आपके ख्याल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहती हैं तो इसका एक फॉर्म होता है, लाइक इसकी ग्रामर होती है, आप उसको सीखिए, उसको लिखिए, अगर आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो, अगर इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि बहर जैसी कोई चीज होती है, मुझे नहीं पता था। अच्छा। कि और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब कोविड के टाइम की बात है, मैं फ्री थी पूरी तरीके से, तो उस टाइम पर एक FB पेज पे मैं एक्टिव थी, वहीं पर मैंने एक छोटी सी नज्म टाइप ही एक ऐसे पोस्ट कर दी, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ गए, और मुझे तो लगा कि यार पता नहीं मैं तो क्या लिख रही हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं इतना और लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लाइक आ रहे हैं, और मैं तो खुश, बस इतने में बहुत खुश थी कि ठीक है भैया अब तो लिखते रहो आप। फिर जो मन में आता था वो लिख लेती थी। पर जब उन्होंने मुझे बोला कि आप जो लिख रही हैं वो ख्याल है, वो बहर में नहीं है और वो गजल नहीं है, उस टाइम कि बहर है क्या चीज, मतलब क्या चीज है ये जो मतलब मैं तो इतना अच्छा लिख रही हूँ, लोग इतना पसंद भी कर रहे हैं और इतने कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, तो फिर
कहाँ पे कौन सी चीज मिस हो रही है। अब फिर मुझे एक ख्याल आया कि अगर बिना बहर के मैं इतना अच्छा लिख रही हूँ और लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो अगर मैं उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगी तो फिर क्या चीज निकल के आएगी। एक बार कोशिश करनी बनती है। फिर मैंने बिल्कुल। फिर मैंने सर्च किया, मुझे पता चला उसके ग्रामर के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने इतनी हेल्प की मुझे। हसीब सोज सर हैं, सलीम चौहान जी हैं, बुनियाद जहीन हैं, हसन फतेहपुरी हैं, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े नाम है ना, आज जिनको मैं टीवी पे देखते सुनते आई थी, बड़ी हुई थी, वो लोग मेरे साथ एफबी पे जुड़े और उन्होंने बहुत हेल्प की। और मुझे वाकई में लगता है कि ये लोग जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, उतने ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और बिल्कुल। इन्होंने इतनी हेल्प की और मैं आगे बढ़ी। आज 2-3 साल हो गए हैं मुझे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हुए, और आज भी सब लोग, अब तो ऐसा है कि कई जगह पोएट्री परफॉर्मेंस भी दी है, कभी एक दो दो चार कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, कहीं पर कुछ सम्मानित भी किया गया है, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अटेंड किए हैं। और वाह। अब लगता है कि चलो अब ठीक है, मैं राइट ट्रैक पे हूँ, अब मैं कर लूंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल एक और भी बात है जी, यचना जी, क्योंकि अगर आपका जो सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल होता है, या जो आपका आसपास में जो लोग आपके साथ सपोर्ट करते हैं, जो भी है, अगर आपका दायरा अच्छा हो ना, तो तब भी उसका भी आपके ऊपर असर पड़ता है अच्छा। मुझे लगता है कि उसी का असर पड़ता है। इंसान हाँ। जो भी कुछ बनता है, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने समाज की वजह से, अपने फ्रेंड सर्किल की वजह से, और जिस माहौल में वो पलता बढ़ता है, वो उस सब की वजह से बनता है। चाहे वो अच्छा बने, चाहे हाँ, बुरा बने, वो उसके बिल्कुल। एक पर्सनल, हम कह सकते हैं कि उसके गुण होते हैं कि वो क्या चीज अडॉप्ट करता है और क्या चीज छोड़ देता है। लेकिन बनता वो इन सब की वजह से, क्योंकि वो हाँ, यहीं सही पर बात है। डेवलप होता है, यहीं पर वो निखरता है। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने तराशा है, धीरे 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 करके। तो मैं तो थैंकफुल, भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, और मैं इतने अच्छे लोगों से जुड़ी, और मैं आगे भी जुड़ रही हूँ इतने अच्छे लोगों से। तो बस ऐसे मेरी गजल की एग्जैक्ट शुरुआत मेरी ऐसे हुई। उससे पहले भी मैं लिख ही रही थी, पर मैं ख्याल लिख रही थी, मैं गजल नहीं लिख रही थी। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब सत्यन जी ने मुझे आपका जिक्र किया था कि ऐसे ही के शायरा हैं जो राइटिंग करते हैं, तो मैं इंस्टेंटली मैंने आपको ढूंढा पहले इंस्टाग्राम पे, पहले देखा कि यार ये शायरी लिखते कैसे हैं। और वाकई यार बड़ी अलग स्टाइल है आपकी, क्योंकि पहली बात तो ये है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर सॉन्ग राइटर जो होते हैं ना, वो मेल होते हैं, फीमेल कम दिखते हैं सॉन्ग राइटर्स वगैरह ना। और बड़ी एक खूबसूरत बात है वैसे, क्योंकि आपका जो अंदाज है आपकी राइटिंग का बड़ा अलग है ना। क्योंकि क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे अब ये गजल आपने लिखी है दनक, अक्सर जो राइटर्स होते हैं वो अपने अंदाज के हिसाब से लिखते हैं, जो एक औरत का ख्याल होता है, पर लिखता मेल है। बंदा लिखता है कोई गीत, वो अपने अंदाज से लिखता है। आई थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब एक औरत कोई लिरिक्स लिखती हैं, या एक औरत के जज्बात होते हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा पता होता है कि यार एक फीमेल के जज्बात क्या होते हैं, ज़्यादा देन एक मेल जो लिखता है वो हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। और आदमी जब लिखता है ना औरतों के बारे में, तो वो ज्यादातर उसकी ब्यूटी के बारे में लिखता है। औरतें हाँ, लिखती है अपने बारे में, तो वो असल जिंदगी की जो उसने झेला है ना, उनके बारे में लिखती है, तो वो यस, ज्यादा एक्यूरेटली लिख पाती है। तो लिखी मैंने एक दो कई नज़में लिखी है मैंने, औरतों के लिए भी लिखी है। मैंने सोशल टॉपिक्स पे भी बात की है, बहुत जगह बहुत सारी लिखे हैं ऐसे। लोग मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैडम आप जो गजलें लिखती हैं उसमें रोमांटिक जो टाइम वो होता है ना, एक फेज होता है रोमांटिक वाला, वो एक मिसिंग सा रहता है आपके में ना, हाँ। चीजें ज्यादा होती है। तो मैंने कहा कि अच्छा। जो देखिए, जो रोमांटिक तो हर कोई लिख ही रहा है, जो जिंदगी वाकई में आपको देती है उसको अगर आप हाँ, ऐसा नहीं परोसते हो तो फिर आप गलत करते हो, फिर आप उसके साथ मिलावट कर देते हो। तो हाँ, मुझे बिल्कुल। जैसा एक्सपीरियंस मुझे मिला और जैसा मैंने देखा लाइफ को, लोगों को, जैसा मैंने देखा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा लिख पाऊँ। तो पहले तो मैं आपको एक नज्म सुना देती हूँ अपनी,
जो कि नज़म सुनाए, क्योंकि मैं क्या सभी इंतजार कर रहे हैं कि यार इनकी आवाज में कोई बढ़िया सी नज़म सुने, हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पर तो देख रहे हैं पर थोड़ा शेरो शायरी वाला माहौल भी बन जाए एक। हाँ तो मैं अभी चलिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। मैंने फीमेल्स हाँ, के लिए श्योर। जो लिखी थी पहले, वो सुनाती हूँ कि जो अब कैसे कहूँ कि कैसी हो तुम, अब कैसे कहूँ कि कैसी हो तुम, जैसी नजरें वैसी हो तुम, ना राधा हो ना मीरा हो, ना राधा हो ना मीरा हो, कान्हा की बंसी जैसी हो तुम। हाय हाय। वो जिसका नाम ना है कान्हा संग, वो जिसका नाम ना है कान्हा संग, वो जिसको कोई ध्याता नहीं है, वो जिसका नाम न है कान्हा संग, वो जिसको कोई ध्याता नहीं है, फिर भी शाम अधूरा तुम बिन कहीं भी जाता नहीं है। राधा हाय हाय मीरा हाय। बिन रह लेता, राधा और मीरा बिन रह लेता, पर तुम बिन रह पाता नहीं है। फिर किसी के जैसा क्यों होना है, केवल अपने जैसी हो तुम। अब कैसे कहूं कि कैसी हो तुम, कान्हा की बंसी जैसी हो तुम। तो वाह ये जी मुझे लगता वाह। है कि हर किसी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और इंसान को उसमें खुश रहना चाहिए। उसके जैसा कोई नहीं है, वो हाँ, यूनिक है। हाँ, तो ये उसी के लिए मैंने लिखा था कि किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप जो हो वो सफिशिएंट हो और बहुत ही खूबसूरत हो। तो ये वाह जी इसके वाह। ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी, हिंदी में लिखी थी। पहले मैं उर्दू इतना ज्यादा लिखती नहीं थी, फिर धीरे धीरे जब बहरे सीखी तो फिर उर्दू भी सीखी और फिर उसमें भी लिखना शुरू किया। क्या बात है! क्यों आप अक्सर मेरे ख्याल पोएट्री इवेंट्स और फेस्टिवल्स पे परफॉर्म करती हैं मेरे ख्याल, लाइव जो ऑडियंस के सामने वगैरह, जी वो जी। वहाँ से कहाँ वहाँ से किस तरह का रिस्पांस मिलता है आपको, क्योंकि लाइव ऑडियंस के सामने आप शेर व शायरी कविता पढ़ती हैं, वहाँ से कोई फॉलोइंग बनी है कोई? बहुत बहुत हाँ। वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तो खैर आपको प्रेज करती है। ऑडियंस तो आपको जब आप अच्छा सुनाते हो तो ऑडियंस तो ऐसा कुछ सुनाते हो जिसमें ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाती है, कनेक्ट कर जाती हम्म। है। लेकिन उससे भी ज्यादा जब हमारे जो पॉइट्स जो वहां पर होते हैं, वो जब आपको प्रेज करते हैं ना, क्योंकि वो अपने फील्ड के खिलाड़ी लोग हैं। और जब हम हाँ। नए लोग जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि मैडम आप वाकई में बहुत अच्छा लिख रहे हो, तब हमें समझ में आता है कि शायद हम भी कुछ कर रहे हैं। तो ऑडियंस तो देखिए करेगी, ऑडियंस को तो आप सुनाएंगे, ऑडियंस को पसंद आएगा तो ऑडियंस प्रेज करेगी आपको। लेकिन सबसे बड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है उन लोगों से जो कि 70-70 80-80 साल के हैं, इस फील्ड को जीत चुके हैं, जो कि कहें कि हम बुजुर्ग शायर हैं इसके और जो बहुत बड़े दिग्गज हैं इसके, और जब वो आपको बोलते हैं ना कि नहीं ये वाकई में आपने बहुत कमाल लिखा है, तो आपको लगता है कि आपने वाकई में लिखा है कुछ, शायद कुछ लिखा है, आप में बात है हाँ। शायद। तो वो एक अच्छी चीज रहती है। और टचवुड बहुत अच्छा रहा मेरे साथ, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे जितने भी वाह। लोग मिले हैं वो बहुत कमाल के लोग मिले हैं। मैं क्या ये सब आई थिंक, क्योंकि आपकी कलम, जो आपका जो स्टाइल है, अंदाज है लिखने का, आई थिंक वो भी एक चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, हम्म जो आपको इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, है ना? वो भी एक चीज़ है, क्योंकि जब तक आप खुद के पास वो शौक ना हो लिखने का, हम्म। तब वो चीज़ बनती नहीं है, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट है, आपका शुरू से वो एक था पैशन राइटिंग का। बिल्कुल। आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब तक आपका दिल नहीं किसी चीज़ पे लगता ना, तब तक वो चीज़ बनती नहीं है। हम्म। आई थिंक वो चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती है फिर लोगों को। लोग जुड़ जाते हैं एक्चुअली। मैंने आपको वही बोला कि मैं ख्वाब और सपने कम लिखती हूँ, मैं हकीकत ज्यादा लिखती हूँ। और जब आप हकीकत लिखते हो हाँ। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे साथ भी हो चुका, ये तो हमारे साथ भी बीता। हाँ। और जब लोग ऐसी कोई चीज देखते हैं ना तो फिर उसके साथ जल्दी जुड़ते हैं कि अच्छा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो हमारे साथ भी हुई है। तो वहां पर लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए शायद लोग मेरी पोएट्री से कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको वो जो, और दूसरे की मेरी जो भाषा है पोएट्री की, मैंने कभी अपने आप को बांधा नहीं पोएट्री के अंदर कि मुझे सिर्फ उर्दू में ही लिखना है या मुझे सिर्फ हिंदी में ही लिखना है। तो मैंने एक ऐसी भाषा का चुनाव किया जो कि हिंदुस्तान की आम बोलचाल की भाषा भाषा है।
वो हाँ हिंदी है, वो अंग्रेजी है, वो उर्दू है, वो पंजाबी है, वो चाहे जो भी वर्ड है जो हम बोल रहे हैं, मैंने उस भाषा में लिखा। मैंने कोशिश की कि मैं उसमें लिखूं जिसमें कि लोग सुन सके और समझ सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख्वाब नहीं लिखे, ख्वाब भी लिखे हैं हाँ क्योंकि ख्वाबों के बिना तो फिर जिंदगी नहीं है। तो एक नज्म आपने शायद इसमें मेरी पढ़ी, उसमें मैंने डाली हुई भी थी, एक कहीं पे मैंने परफॉर्म किया था, एक नज्म थी और वो बहुत पसंद आई थी। वो बिल्कुल ख्वाब ही है पूरी तरीके से। मैं आपको सुनाती हूँ वो नज्म, कि अगर सुना आपकी इजाजत है तो बताइए, सुनाती हूँ मैं आपको। इजाजत ही इजाजत है जी, मैं बैठा हूँ इजाजत देने तो वो नज्म थी कि ऐ काश के जंतर मंतर या कोई जादू टोना हो जाए, ऐ काश के जंतर मंतर या कोई जादू टोना हो जाए, मैं उसको अपना कह दूं बस और फिर वो मेरा हो जाए। आय हाय हाय ऐ काश के जंतर मंतर या कोई जादू टोना हो जाए, मैं उसको अपना कह दूं बस और फिर वो मेरा हो जाए। कोई रात बिताऊं तारों में, कोई रात बिताऊं तारों में और चांद को मैं पाजेब करूं, कोई रात बिताऊं तारों में और चांद को मैं पाजेब करूं, एक अब्र को रख दूं सिरहाने, तू गोद में जिसकी सो जाए। वाह जी वाह मैं एक नया उन्वान कहूं, उन्वान टाइटल को कहते हैं, शीर्षक को। मैं एक नया उन्वान कहूं और उसमें कुछ किरदार रचूं, मैं एक नया उन्वान कहूं और उसमें कुछ किरदार रचूं, इस बार कहानी ऐसी हो कि हीर का रांझा हो जाए। एक एक बात बनानी वाह है जी मुझको, एक बात बनानी है मुझको, एक याद मिटानी है मुझको, एक बात बनानी है मुझको, एक याद मिटानी है मुझको। मैं वक्त में पीछे जा पाऊं या वक्त ये मेरा हो जाए। मैं आसमान के कैनवस पर कुछ फूल खिला दूं सतरंगी, मैं आसमान के कैनवस पर कुछ फूल खिला दूं सतरंगी और फिल्म चला दूं ख्वाबों की, जो देखे वो बस खो जाए। हर शख्स को लौटा दूं बचपन, हर शख्स को लौटा दूं बचपन, वो यार पुराना और सावन। मैं चाल बदल दूं तारों की और दुनिया उल्टी हो जाए, और उस पल मैं तुझसे मिलकर, और उस पल मैं तुझसे मिलकर तुझे अपने दिल का हाल कहूं, और उस पल मैं तुझसे मिलकर तुझे अपने दिल का हाल कहूं। हो सकता है तू हाँ कह दे, जो हो ना सका वो हो जाए। ऐ काश के हाय जंतर हाय मंतर या कोई जादू टोना हो जाए, मैं उसको अपना कह दूं बस और फिर वो मेरा हो जाए, और फिर वो मेरा हो वाह जी वाह आय हाय क्या बात है, क्या बात है भाई, कमाल ही है, वैसे कमाल ही है वाह आई मीन जो देखने वाले हैं ना वो भी बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि क्या बात है, बड़ी ये जो अंदाज है, ये जो लिखने का अंदाज है, ये कंप्लीटली जैसे ना आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऑनेस्टली वाह। मैंने बोला ना कि लोगों को ख्वाब अक्सर ज्यादा पसंद आते हैं हकीकत से। तो वो तो बात सही है, ये तो देखो जी जेन्युइनली ट्रू है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना सपने बहुत लेते हैं दिन में। चलो रात को तो शायद सपने कई लोगों को बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पर दिन में बहुत सारे सपने लेते हैं और सपने हमेशा खूबसूरत होते हैं। हाँ हाँ वो तो होते ही है, पर वो जो सपने होते हैं ना उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है जिंदगी में ये भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से फिर ये एक नज्म हुई, और ये नज्म बहुत ही लोगों को पसंद आई, और जहां पर भी मैंने सुनाई हर जगह पर ये नज्म जरूर सुनाई जाती है। वो लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम वो नज्म आप सुनाइए, वो क्योंकि अब एक तरीके से उनके दिल में बस गई है ये कि याचना फाजल नाम आते ही उनको लगता है कि वो नज्म तो आप सुना दीजिए, वो वाली नज्म तो एक सुना दीजिए। तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि ठीक है चलिए, इसी बहाने लोग कुछ देर के लिए अपनी सिचुएशन और अपनी कंडीशन और अपने हालात भूल के वो मैं उसको अपना कह दूं बस और फिर वो मेरा हो जाए में खो जाता है। अच्छा याचना जी मुझे ये बताएं, घर वालों को क्या सपोर्ट मिलती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ जो आपकी जो राइटिंग है वो जब आप उनको सुनाती हैं उनको उनका क्या रिएक्शन होता है वैसे?
एक्चुअली मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो आ तो उनके लिए ये चीजें लाइक गजलें और ये सब कुछ कहते हैं कि लिटरेचर से वो उनको पसंद है, और ये मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटी वहीं से आई है। लेकिन फिर भी एक गजल, नज्म, गीत और ये सब चीजें थोड़ी सी उनके लिए ऑड रही। लेकिन उन्होंने कभी मुझे, मेरे फादर की क्वालिटी है कि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जो भी कुछ मैं करना चाहती थी, जो भी कुछ मैंने लाइफ में सोचा कि मैं करूंगी, और मैं इस तरह की हूं कि मैंने जो ठाना वो मैंने किया। तो उन्होंने हमेशा, मतलब वो मुझे बोलते थे कि देख ले भाई, मुश्किल है, कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, लेकिन मैं एक बार ठान लेती थी तो मुझे करना है। तो शुरू में मेरी मदर को लगता था कि पता नहीं क्या लिखती रहती है, सारा दिन टाइम वेस्ट करती रहती है, पूरा दिन कुछ लिखती रहती है, कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, और पता नहीं क्यों ही टाइम वेस्ट कर रही है। बट मैंने मतलब इग्नोर किया उस चीज को, मैं लिखती रही। पर दूसरी चीज जो हुई, ये हुई कि मेरे पेरेंट्स से पहले जो मेरा फ्रेंड सर्कल, जो मेरा नेबरहुड था ना, उन्होंने इस चीज को देखा। उन्होंने एक और, मैंने शायद इसमें कहीं पर मेंशन नहीं किया है, मैं लोगों की पोएट्री भी पढ़ती हूँ अपनी आवाज में। उन्हें गजल के लिए मेरी आवाज बहुत पसंद आती है, और मैं उनकी पोएट्री उन्हें वॉइस ओवर करके देती हूँ, और वो अपने सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट भी करते हैं, मैं भी पोस्ट करती हूँ। तो जब लोगों ने मेरी आवाज में वो गजलें सुनी, तो उन्होंने आके मेरे घर पे बोलना शुरू किया कि भाई आपकी बेटी की आवाज कितनी प्यारी है, जब वो गजलें पढ़ती तो हम तो खो जाते हैं। तो मम्मी को समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। मम्मी ने कहा कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को भी सुननी है, तू क्या पढ़ती है, मुझे भी सुनना है। फिर मैंने उन्हें सुनाया। फिर मेरे, मतलब उन्होंने मेरे फादर को सुनाया। तो डायरेक्टली तो फादर ने कुछ ऐसा नहीं बोला मुझे, ना कुछ उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, वो इस चीज को जितना मुझे पता है वो काफी प्राउड फील करते हैं इस चीज को लेकर। अभी भी जब मुझे लास्ट ईयर एक मीराबाई साहित्य रत्न अवार्ड एक मिला मुझे नेशनल लेवल का, और वो जब था और मैं अवार्ड लेने गई थी, तो मेरे फादर मेरे साथ गए। तो मैंने उस टाइम पर जब मेरे पापा को देखा, तो मैंने पहली बार अपने फादर को ऐसे देखा। एक जिले के अधिकारी जिनके पीछे चारों तरफ लोग घूमते रहते थे, और वो भीड़ में घुस के अपनी बेटी की फोटो खींच रहे थे जब उसे अवार्ड दिया जा रहा था। तब वो कोई जिले के अधिकारी नहीं थे, वो मेरे फादर थे। और अब मुझे समझ में आया, तब मुझे लगा कि ठीक है, मतलब अब मैं राइट ट्रैक पे हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब कर सकती हूँ। वो मोरली भी, मतलब मेरे लिए मेरे फादर एक रोल मॉडल ही है। अगर मैं देखूं तो मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटीज है सब उन्हीं से मैंने अडॉप्ट की है। तो काफी सपोर्टिव है, मना नहीं करते। मुझे कहीं भी जाना होता है, जाना पड़ता है पोएट्री परफॉर्मेंस के लिए, कभी प्रोग्राम्स होते हैं तो बाहर जाना होता है, तो कभी मना नहीं करते। बस एक चीज होती है कि बेटा सेफली जाना, अपना लाइव लोकेशन शेयर कर दो मेरे साथ, कनेक्टेड रहोगे, और फिर ठीक है, करो जो करना है। तो सपोर्ट तो मिलता ही है आपको, तो आप करते हैं। और दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, जिन्हें सपोर्ट मिलता है और वो करते हैं। दूसरे इस किस्म के भी होते हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता तो वो ज्यादा करते हैं। तो मैं दूसरे वाली मैं दूसरी वाली वो फिर ऐसे है ना, फिर वो भी याचना जी ऐसे है ना, क्योंकि वो लोग जो है ना वो वक्त के साथ लड़ते हैं। हाँ, क्योंकि जब जब किसी के पास टैलेंट होता है, या उनको पता है कि यार मैं कर सकता हूँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके अंदर ज्यादा वो आग होती है कि यार मैं सभी को दिखाना है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं दूसरे वाले टाइप के लोगों में आती हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और जब नहीं मिलता है तो फिर तो मैं, अगर कोई मुझे ये कह देगा कि ये तुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं उसको करके दिखाती हूँ कि तू रुक, पहले मैं तुझे करके दिखाती हूँ। सही बात है। और ये स्टाइल अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। हाँ, ये ऐसे ही हुआ कि शुरू में तो किसी का सपोर्ट नहीं था, बट आज मेरे पेरेंट्स भी और मेरे फ्रेंड सर्किल भी, मेरे रिलेटिव्स भी, और मेरे जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिसको मैं बोलती हूँ, मेरे भाई बहन जो है, वो मतलब मेरे ऐसे पिलर्स हैं कि जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ रहते हैं।
तो वो लोग सब अगर वो मेरी वजह से अब प्राउड फील करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हाँ शुरुआत की बातें फिर मैं भूल जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, वो तो शुरुआत में तो सचिन तेंदुलकर को भी शायद उनके पेरेंट्स ने बोला होगा कि तू क्या गली मोहल्ले में ये क्रिकेट खेलता रहता है, तो ठीक है। हाँ, ये नहीं, ये भी होता है ये, क्योंकि अक्सर ये भी है कि जो आज की डेट में हम देखते हैं, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, मे बी हमें क्या मालूम कि बिहाइंड क्लोज डोर मे बी उनके खुद के पेरेंट्स उतना ज्यादा उनको उस टाइम नहीं सपोर्ट कर रहे थे जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी उनका नाम नहीं बना था इंडस्ट्री में, और सडनली जब उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, फिर उनका जो वैक्स का स्टैचू बना हुई है मैडम टुसॉज में, है ना, वो भी एक हो गया कि यार वाकई ये इसने करके दिखाया। एंड्रे डे, एंड्रे डे वो भारत देश का, इंडिया का एक रोल मॉडल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कुछ करके दिखा देते हैं लोगों को तो फिर लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आपके ऊपर से कि हाँ ये कर सकता है। वरना तो हाँ लाइफ में एक्चुअली ना, लाइफ में हमें हर मोड़ पर, हर जगह पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं और पूरी प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की और गलत होने की, लेकिन हम गलत के हो जाने से डरते हैं, तो हम डिसीजन लेने से डरते हैं। हाँ बहुत बहुत कम लोग हैं जो डिसीजन ले पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। वो उनको गलत से डर नहीं लगता कि होगा तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा डिसीजन ले लेंगे, लेकिन लोग इस चीज से डर जाते हैं हाँ कि नहीं गलत हो गया तो मेरा वो दूसरा, मैं उस तरह के लोगों में आती हूँ कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो है कि डिसीजन लिया जा रहा है, वरना लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो मैं वहां पर मैं अपने आप को रखती हूँ और मैं वहीं पर अपने आप को देखती हूँ कि हाँ मैं डिसीजन लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ उसको सही साबित करने की, अपना 100% देती हूँ। तो अब तो काफी सपोर्ट है घर वालों का भी और सब लोगों का सपोर्ट है, वाह। तो आगे बढ़ रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप ये मुझे बताएं जी कि धनक जो गजल है वो तो काफी सब सब लोग पूरी दुनिया में पसंद कर रहे हैं, सारे पसंद कर रहे हैं उस पूरी मेलोडी को, उस पूरा रिदम को, वो स्टाइल का अंदाज जो है। आगे क्या हो रहा है अब? कोई आगे कोई गीत या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है आपके पास जो हम सब लोग इंतजार करें कि भाई कुछ और धमाका होने वाला है? आगे गजल और पोइट्री के फील्ड में तो मैं कर ही रही हूँ और मैं वो करती रहूंगी। मोहम्मद साहब हैं साथ में हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जब उन्होंने देखा है तो कि हाँ आगे इसमें काम किया जा सकता है। अभी मेरे बायो में मैंने लिखा हुआ है मॉडल एंड एक्ट्रेस, वो भी मैंने अभी इंक्लूड किया है कुछ टाइम पहले। मैं वहां आने वाला ही था, क्योंकि देखो आप रील्स तो बहुत बनाती हैं, क्या बड़े पर्दे में भी कभी आएंगी, कभी बिग स्क्रीन में? क्योंकि मॉडल एंड एक्टिंग तो रखा है आपने। हाँ तो वो उससे पहले अगर आप पढ़ते, शायद आप 2 महीने पहले मुझसे जुड़ते तो फिर वहां पर काउंसलर लिखा हुआ था। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं, और दूसरा मैं इमोशंस को मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, लिख पाती हूँ, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं मुझसे और शायद मैं उनकी दिल और दिमाग को समझ भी पाती हूँ। तो ये भी मैंने किया, काउंसलिंग भी की मैंने, 2 साल तक मैंने काउंसलिंग भी की, बट फिर मैंने अब उसको पूरी तरह से साइड में कर दिया कि ठीक है अब मैं अपने इन चीजों पर फोकस करती हूँ जो मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो पोइट्री चल रही है एंड अभी रिसेंटली 2-1 महीने पहले ही फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी आने लगे कि आप तो खुद एक्टिंग भी कर सकती हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छी दिखती हैं, तो आप खुद भी कर सकती हैं अपने एल्बम्स में और इस तरह के कोई सॉन्ग वीडियोस में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर करना है तो फिर उसको प्रोफेशनली करते हैं। तो अभी मैंने वो एड ऑन किया कि अभी इसके लिए काम करते हैं। तो चल रही है चीजें, निकल के आएंगी तो डेफिनेटली आपके सामने आ ही जाएंगी, बट हाँ कुछ प्रेजेंट्स वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। लेट्स सी कि लाइफ कहाँ लेके जाएगी। मेरी है कि मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने से घबराती नहीं हूँ, देखा जाएगा जो होगा सो देखा जाएगा, आप ट्राई तो कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो बनता है। तो क्या बात है, वही बस कि वही कहने का मतलब है कि कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, होपफुली कि हम देखेंगे कि भाई जल्दी ही आ जाएंगी चीजें सामने। अभी तो चल रही है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कुछ हाथ में आ जाए, और ये भी है कि जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि ठीक है जब हाथ में आएगा तो कहते हैं कि आपका काम आपको
वो खुद बोलता है, आपके बोलने की जरूरत नहीं। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा काम ही बोले, तो देखते हैं कि क्या होगा। अभी तो ये चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, सामने आएंगी तो पता चलेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी याचना जी कि आपने आज समय निकाला, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ गज़ल्स, शायरी, अब एक्टिंग का भी आपने थोड़ा सा हमें हिंट दे दिया कि कुछ ना कुछ होगा एक दिन। हाँ, चल रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप करें, सक्सेसफुल रहें। एंड आज की मुलाकात की खासियत यही थी कि मैं चाहता था कि आप आएं लाइव, क्योंकि सत्यन जी को भी मैंने जिक्र किया था कि यार मुझे कोई ऐसे गेस्ट मुझे दें इस संडे जिनके पास टैलेंट हो। वो टैलेंट के बगैर का कोई फायदा नहीं होता, और टैलेंट जो घुट घुट के बढ़ा है आपके अंदर, है ना। सो इस मामले में मैं कहता हूं कि बहुत बहुत सक्सेसफुल आपकी आगे की करके रहे, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं। याचना जी, एक बार ना आप अपने अंदाज में जो आपने देखने वाले हैं ना, कुछ लोगों ने ना कुछ मैसेजेस भी हमें लिखे हैं इंस्टाग्राम पे, वो मैं आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि किसने लिखा था कुछ। हाँ, अच्छा लिखा है, मैम आपको सबसे पसंदीदा गजल कौन सी है, चाहे किसी भी शायर की हो। आया मैंने मेरी फेवरेट गजल अहमद फराज साहब की है कि अभी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये जो गजल है ना, ये इतनी खूबसूरत गजल है, इतनी खूबसूरत गजल है कि इसको कितनी भी बार हम पढ़ सकते। मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और बहुत बार पढ़ सकती हूँ। और मैं, अजीब सी बात है कि मैं जब पढ़ती हूँ, उससे पढ़ने के बाद मैं उसे भूल जाती हूँ। जब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो फिर से एक नई गजल पढ़ रही हूँ, फ्रेश गजल पढ़ रही हूँ, तो वो मुझे दोबारा से अपील करती है, दोबारा से उतनी अट्रैक्टिव लगती है जितनी कि वो पहली बार लगी थी। तो बहुत ही बेहतरीन गजल है। तो मेरी फेवरेट अहमद फराज साहब की। अहमद फराज जी एक बड़े कमाल के शायर हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी जो नज़में होती हैं ना, वो वाकई पढ़ने भी बड़ा मजा आता है। हाँ, बहुत बहुत। अपनी, अच्छा एक और है, अपनी नजर में मोस्ट अंडररेटेड शायर कौन है। अब ये भी बड़ा खास सवाल है वैसे, क्योंकि कई शायर होते हैं बड़े अंडररेटेड, उनके पास घुट घुट के बड़ा होता है, इतना सारा खजाना उनके पास, पर फिर भी वो इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, नहीं आ पाते। हाँ, कुछ लोग ऐसा ना चाहते भी नहीं है। मैं ऐसे एक शख्स को जानती हूँ, मैं ऐसे दो नाम लेना चाहूंगी, वैसे मुझे नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है, हसीब सोच सर बेहतरीन शायर है, बेहतरीन। उनकी मुझे लगता है कि उनको इतना एक्सपोजर मिला नहीं जितना उन्हें मिलना चाहिए था, जितना वो डिजर्व करते हैं, और उन्हें वाकई में मिलना चाहिए था। वो बहुत ही कमाल के शायर। और दूसरे एक शायर हैं हमारे राजस्थान के, बीकानेर से ही हैं, बुनियाद हुसैन जहीन बीकानेरी। उनका अलग फंडा है, उनका अलग ही फंडा है। वो उनकी बुक्स आ चुकी है इतनी सारी, और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी 7 या 8 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, और उन्होंने आज तक किसी बुक की रॉयल्टी नहीं ली है। वो रॉयल्टी लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मेरी बुक के प्राइस में से डिस्काउंट कर दीजिए मेरे पढ़ने वालों के लिए, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। और वो किसी भी स्टेज पर और वो दूरदर्शन पर एंड रेडियो पर सब जगह आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं। वो इतना लाइमलाइट में नहीं आते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, और वो ट्रू इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मुझे लगता है कि वाकई में ये लोग कर रहे हैं काम। वाह जी वाह, बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं। एक अच्छा कुलदीप जी हैं एक, उन्होंने सवाल बड़ा सिंपल पूछा है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, चाहे वो पंजाबी हो या हिंदी हो। फेवरेट सिंगर कौन है जी आपका?
मेरा फेवरेट सिंगर तो मेरे तो फेवरेट देखिए मेरे तो गजल सिंगर ही फेवरेट थे। जगजीत साहब फेवरेट थे मेरे। नुसरत फतेह अली खान साहब को तो कोई मैच ही नहीं कर वाह सकता। मैं तो उनका नाम वाह। पहले ही ले चुकी हूँ। उनको कोई मैच नहीं कर सकता। उनकी कव्वाली तो मेरे अंदर बसी हुई है। तुम एक गोरख धंधा हो। मुझे लगता है कि वाकई में ईश्वर ऐसा ही है, अपने आप को हर जगह मौजूद होने के बावजूद अपने आप को छुपा के रखता है। और उससे मतलब मैं स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ, इसलिए मेरा वो तो मेरे फेवरेट है। उन वो कोई और मैच नहीं कर सकता। मोहम्मद वकील वाह। साहब तो कमाल है ही, अभी वो कर रहे हैं काम। और मुझे मुझे आगे भी उनके साथ काम करना है। आगे हम लोग साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करेंगे साथ में। देखिए अगर वाह। ईश्वर ने चाहा तो जरूर करेंगे। तो अ, ऐसे एक नाम तो मैं नहीं ले सकती। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपने हुनर को निखारने में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी आगे लेके जाते हैं, तो देखिए और हर एक की ना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। हर एक अपने वे में बेस्ट है। तो मैं किसी एक इंसान बिल्कुल का नाम नहीं ले सकती। वो सभी लाजवाब इंसान है और वाकई में है, तभी वो उस पॉइंट उस हाइट पे पहुंचे हैं। तभी वो वहां पहुंचे हैं जहां बिल्कुल। पर वो बैठे हैं। तो कमाल के लोग हैं सारे के सारे। तो मैं किसी एक का तो नाम नहीं लूंगी। बाकी तो देखो ये जगजीत साहब हो गए, नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, ये वैसे भी ऐसे कलाकार हैं कि उन्होंने एक दायरे में नहीं गाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए गाया है। इन टर्म्स ऑफ चाहे वो कव्वाली हो, चाहे बॉलीवुड में म्यूजिक दिया हो। जैसे कल परसों की बात है, हम सब फैमिली बैठे थे और प्यार हो गया फिल्म देख रहे थे, बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय की। तो वो पूरी फिल्म का जो संगीत था वो नुसरत साहब ने दिया था। तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बेहतरीन म्यूजिक वो लेकर आए थे। एक डिफरेंट सा वाइब, एक डिफरेंट स्टाइल जो उनका था, वो वाकई एक उनका जो टेस्ट था म्यूजिक का, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज थी। लेकिन था उनको उनको कोई हाँ। मैच अभी तक तो कोई नहीं कर पाया। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई जल्दी से किसी कोई कर पाएगा। मुझे नियर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता जो उनको मैच कर पाए। वो बिल्कुल। कमाल के मतलब उनकी आवाज और उनके पिच और उनके नोट्स इतने हाई थे कि कोई वहां तक पता नहीं कैसे पहुंचेगा। मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। वो तो बेहतरीन बिल्कुल। है, बिल्कुल बेहतरीन अगर सिंगर है मेरी नजरों में। तो उनसे बेहतर कोई भी नहीं है कव्वाली और गजल को देखा जाए तो। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये एक और सवाल आया है अभी, ये मैं क्या हमारा जो आज की लाइव का आखिरी सवाल है। अगर मैं आपको एक फिल्म का जिक्र करूं, टाइटल, आपको ये आपने करना है कि आपने वो फिल्म का कोई डायलॉग आपने अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में बताना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं ये। मूवी का डायलॉग ये एक ऑन द स्पॉट चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, अंदाज अपना अपना फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म, हाँ हाँ बिल्कुल। और उसमें ना एक क्राइम मास्टर गोगो भी थे उसमें। हाँ बिल्कुल थे। आया हूँ तो कुछ तो लेकर है ना? जाऊंगा। हाँ, तो वो एक शायराना डायलॉग के हिसाब से आप मुझे बोल दें, क्योंकि आपका एक्टिंग का भी थोड़ा सा देख लें हम। नहीं, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। और मेरी तो इतनी है ही नहीं कि मैं किसी की मिमिक्री करूँ। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं एक काम कर देती हूँ। मैं आपको या इसमें मिलेगा नहीं मुझे, लेकिन एक मैं डायलॉग्स भी लिखती हूँ एक्चुअली ना। मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखती हूँ, तो मैं उसका जरूर सुना देती। लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊंगी कि मैं किसी को ऐसे पॉइंट इस तरह से, क्योंकि शायरी एक अलग चीज है और डायलॉग्स एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल। तो मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी थी कि दो लोग हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं और उनके बीच में बातें चल रही है। तो जो फीमेल है वो बोलती है उसको कि एक बात पूछूं। सामने से जवाब आता है कि हाँ पूछिए। इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं आप? बोलते हैं कि बस ऐसे ही। छोड़ क्यों नहीं देते? कहता है कि कभी कोई वाजिब वजह ही नहीं मिली छोड़ने की। वाजिब वजह, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या इतनी वजह वाजिब नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वाजिब वजह को खूबसूरत होना चाहिए मोहतरमा, कभी किसी ने कहा ही नहीं। तो क्या मेरे कहने से छोड़ पाएंगे? एक निगाह उठा के देखा उसने, तुम वाकई वाजिब वजह हो, लो छोड़ दी। सच में। बदले में एक मुस्कान आई चेहरे पर और 2 पलकें नीचे की तरफ झुक गई। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह, पूरी आप पास हो गई हैं आज की ऑडिशन में। सो आपको कल आपकी हम फिल्म साइन करेंगे डेफिनेटली। शुक्रिया। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया याचना जी, गॉड ब्लेस। और आपका भी बहुत शुक्रिया और सत्येन यादव जी का भी बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से मैं आपसे मिली और हम यहाँ पर जुड़ पाए, हम बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए। देखिए, हम ऐसे ही किसी का इंटरव्यू तो नहीं लेते, आपने मुझे इतना लायक समझा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया।